हाँ तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो आज जनगणना पर होने वाली है। जनगणना से पैट में 2 से 3 सवाल निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आज के बाद आपका जनगणना संबंधी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जनगणना 2011 कॉपी पर डालिए बहुत तेजी से। शुरुआत करते हैं जनगणना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं 1872 से ही। इसकी पहले थीम बता देता हूं 1872। ओके, पहली बार लॉर्ड मेयो, एक वायसराय था लॉर्ड मेयो। इसने भारत में पहली बार क्या कराई थी? जनगणना। सबसे पहली बार भारत में जनगणना कब हुई है? तो आप प्रश्न लगाएंगे 1872, एक ऑप्शन होगा उसे क्लिक करेंगे। और गवर्नर का नाम पूछे तो लॉर्ड मेयो ने। और ये जनगणना कैसी थी? ये जनगणना थी अनियमित, इर्रेगुलर थी, अनियमित। कोई नियम कानून नहीं था कि कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होगी। ओके, तो भारत में पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किसे दोगे आप? लॉर्ड मेयो के लिए। और वो कैसी जनगणना थी? वो इर्रेगुलर थी। नियमित यहां से हो गई बच्चा 1881। 1881 में एक नया वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, जिसे हम सज्जन वायसराय के नाम से जानते हैं। कौन आया? लॉर्ड रिपन, जिसे हम सज्जन वायसराय के नाम से जानते हैं। और इसने क्या किया कि जनगणना को कर दिया नियमित। और कैसा नियम बना दिया? नियम ऐसा बना दिया कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना अब तो हो गई। तो जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ओके, एसएससी जीडी में भी सवाल आया था कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, तो आपको क्या लगाना था? 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसे 1881 से शुरू हो गई दशकीय जनगणना। 1881 से शुरू हो गई दशकीय जनगणना। ओके, तो 10 की जनगणना शुरू कराने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है, या नियमित रेगुलर जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। ओके, इतनी बात हमने समझी। अब इसमें आप 10-10 वर्ष करके जोड़ते जाओ। 1881 से 1891, 1901, 1911, 21, जोड़ते जाओ, ये काम आप करें। दिखाई दे रहा है? तो आज हम जनगणना कौन सी पढ़ रहे हैं? 2011 वाली। तो यहां से कई क्वेश्चन आज क्लियर होने वाले हैं। नंबर भी आपसे पूछता है, स्वतंत्र भारत की भी पूछता है, गणतंत्र भारत की भी पूछता है। तो इधर मैं आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा इसके। पहली बात तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहां से एक सवाल पूछा जाएगा 1921 से, और 1951 से, और यहाँ 1971 से। 1921 वाली जो जनगणना हुई थी इसे हम कहते हैं महान विभाजक रेखा। महान विभाजक रेखा। कारण बताऊंगा अभी, पहले इतना समझें। 1951 वाली जो रेखा थी इसे कहते हैं हम लघु विभाजक रेखा। लघु विभाजक रेखा। ओके, और 71 जनसंख्या विस्फोट रेखा। जनसंख्या विस्फोट। अब समझिए, आसानी के साथ आपको याद करा दूंगा 1921 को महान विभाजक रेखा क्यों कहते हैं। इसका कारण यह था कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो डेट थी वो क्या थी? 1914 से 1918 वाली डेट थी। ठीक, और इस पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों का साथ भी दिया था। क्या पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने भाग लिया? तो लिया। किसके कहने पे? महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों का हमने साथ भी दिया है।
तो जब भारत के लोग विश्व युद्ध में भाग ले रहे हैं तो निश्चित ही मारे जाएंगे। ये तो एक कारण था, लेकिन इस समय इसी अवधि 1920-18 के आसपास भारत में भयंकर बेटा बीमारियां फैली। प्लेग संबंधी जैसी बीमारी भारत में बहुत तेजी से फैली, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो हमने जब जनगणना कराई 1921 वाली, तो वहाँ जनगणना में गिरावट आई, बढ़नी चाहिए लेकिन गिरावट आई। तो यहाँ काफ़ी अंतर हो गया, मतलब महान अंतर हो गया, महान विभाजक रेखा। इसलिए वर्ष 1921 में जो जनगणना कराई तो इसे हम महान विभाजक रेखा क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये था, बीमारी के कारण प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ लेने का कारण। ठीक, तो किस दशकीय जनगणना को महान विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है, तुरंत 1921 पे आपका ध्यान जाना चाहिए और इसे आसानी से आप याद कर लेना। ठीक, ओके। यहाँ लघु विभाजक रेखा इसकी अपेक्षा कम अंतर देखने को मिला। कारण आप जानते हैं बेटा कि 1947 में तो आपको आज़ादी मिली, और आज़ादी के समय जैसा कि आपने गदर फिल्म देखी होगी, उसमें काफ़ी संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे। तो 47 के बाद जनगणना तो 51 में ही होगी, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कम अंतर आया, किसकी तुलना में, 21 की तुलना में। तो इसलिए 1951 वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, लघु विभाजक रेखा कहते हैं। 71 जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब क्या होता है, यहाँ विस्फोट का अर्थ है तेजी के साथ वृद्धि, तेजी से वृद्धि, ग्रोथ। आज तक जनसंख्या में इतनी तेजी से कभी वृद्धि नहीं हुई जितना कि 1971 में हुई थी। ओके, 1971 में हुई थी जनसंख्या में विस्फोट, इतनी तेजी के साथ आज तक की जनगणना में कभी वृद्धि नहीं हुई है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा किसे दी गई है, 1971 वाली रेखा के लिए। वैसे भी आप जानते हैं कि लोग आज़ाद हो गए, संविधान भी लागू हो गया, फ्री हो गए, तमाम दिक्कतों का सामना उठाया था। अब फ्री होने के बाद उन्होंने क्या किया, जनसंख्या पर ही बल दिया बढ़ाने के लिए। तो 1971 में हमने क्या कर दिया, जनसंख्या का विस्फोट कर दिया। अच्छा, एक सवाल यहीं से बता देता हूँ संविधान से जुड़ा हुआ, कि आज जो आप लोकसभा की सीट देख पा रहे हैं या विधानसभा की सीट देख पा रहे हैं या राज्यसभा की सीट देख पा रहे हैं, इनको 1971 की जनगणना का आधार वर्ष मानते हुए निश्चित किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सीटों का निर्धारित किया गया है, तो किस जनगणना को, 1971 वाली, क्योंकि यहाँ विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो हमने ये तीनों रेखाओं के बारे में जानकारी आपको मिली। तो आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपके कई प्रश्न हल होने वाले हैं। कई प्रश्न आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर की जनगणना है आज। आपसे पूछता है कि गणतंत्र भारत की जो 10 की जनगणना है वो कौन से नंबर की है, 2011 वाली से ही पूछेगा। तो आज़ादी आपको कब मिली है, 47 में, लेकिन 47 में जनगणना तो हुई नहीं है। 47 के बाद अड़ना तो 48, 49, 50, 51 में हुई है, तो 51 से गिनेंगे आप। स्वतंत्र भारत की जनगणना को हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्वतंत्र भारत की जनगणना है 7वीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की, तो 51 से गिनना शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं। ओके, ऐसे ही पूछे गणतंत्र का अर्थ क्या है, कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो 50 के बाद भी 51 से जनगणना करेंगे, तो भी हमारी क्या है, गणतंत्र भारत की 7वीं। ओके, दोनों का आंसर 7वीं है। दशकीय जनगणना का कौन सा नंबर है, दशकीय, तो दशकी कहाँ से शुरू हो रही है, आप कहेंगे 1881 से शुरू हो रही है दशकी। तो 1881 से शुरू हो रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14वीं। ओके, तो अगर हमें ये पता है
कि पहली बार इर्रेगुलर हुई थी 1872 में, फिर इसके बाद क्रम बन गया कि हर 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। तो आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। ये अभी आपको पता लग रहा है कि बहुत आसान है कि स्वतंत्र भारत की 7वीं है। जब एग्जाम में जाओगे बिना याद किए हुए, बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए, तो ऑप्शन होगा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब वहाँ आपका ये ऑप्शन सटीक नहीं बैठ पा रहा होगा कि 7वीं है या 8वीं है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस बात को लेके। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि ये हमें क्रम पता होना चाहिए कि पहली बार 81 में हुई थी 10 की, 10 ऐड करते जाओ इस तरीके से। ये आप 15 सेकंड का काम है, तुरंत बना लोगे ये, और उससे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुरंत गिन लोगे। 10 की भैया कौन से नंबर की, 1 2 3 4 करके 14वीं है, आसानी से। गणतंत्र भारत की 51 से लिखना शुरू कर देंगे, स्वतंत्र भारत की 7वीं 8वीं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए, आपके प्रश्न आसानी से बनते चले जाएंगे। तो हमने इतनी बातें समझी, आगे चलते हैं, जनगणना की शुरुआत करते हैं 2011 वाले की। ओके, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जनगणना संबंधी। हाँ जी, तो जनगणना इतना तो आपको पता ही है, ये संघ सूची का विषय है। काय का विषय है? संघ सूची का। मतलब केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो जनगणना कराए हर 10 वर्ष के अंतराल पर। तो ये विषय जो है वो संघ सूची का है। ओके, तो अगर अनुसूची पूछे आपसे तो 7वीं अनुसूची का विषय है, और आर्टिकल पूछे तो आपसे 246। तो ये सरकार, संघ सरकार हर 10 वर्ष के अंतराल पर अनुसूची संख्या 7 के द्वारा तथा आर्टिकल 246 के द्वारा प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर क्या कराती है? जनगणना कराती है। तो इतनी भी हमें जानकारी मिली। अब 2011 पर ही हमारी चर्चा होगी, इसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, हाँ, तो जनगणना जो कराने वाला था, जनगणना आयुक्त। एक प्रश्न बनता है कि जनगणना आयुक्त कौन था जिसने 2011 की जनगणना कराने का दायित्व लिया था? जनगणना आयुक्त, तो उसका नाम है सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली 2011 की जो जनगणना आयुक्त थे उसका नाम क्या था? सी चंद्रमौली। ओके, इसका जो टैग, जैसे आप विषय कहते हैं या थीम कहते हैं, उस थीम को बताइए मुझे। जनगणना 2011 का जो विषय था, थीम था, टैग था, उसको बताइए क्या था? तो उसका थीम था प्रशिक्षित शिक्षिका। प्रशिक्षित शिक्षिका इसका क्या था? एक सिंबल था, इसका टैग था। इसे हम याद रखेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आगे चलते हैं। हम लेते हैं 125 करोड़ देशवासियों। तो अपनी आबादी 2011 में लगभग कितनी है? 125 करोड़। तो ये कितनी है? एग्जैक्ट लिखता हूँ, 121। ओके, इस तरीके से याद कर लेंगे। लगभग 121 करोड़, 121 करोड़ मेरे प्यारे 121 करोड़ देशवासियों, है ना। तो टोटल जो आबादी थी हमारी 2011 में वो 121 करोड़ थी। करंट का क्वेश्चन मुझे तेजी से बता दो कि हम किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़ देंगे? हम किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएंगे? ये करंट का क्वेश्चन है और मैंने क्लास में आपको लिखवाया भी है।
तो बताइए हम किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएंगे। हाँ, तो कुल जनसंख्या हमारे पास 121 करोड़ है लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक, इसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, इसे बताइए मुझे। तो पुरुषों का अगर परसेंट आप जानना चाहो तो 51.54% हमारे पास पुरुष हैं। 2011 की जनगणना में हमारे पास जो पुरुष रेशियो था 51.54%, 100 में से इसे घटा दें तो 48.46% हमारे पास महिलाओं का डाटा निकल के आ जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का परसेंटेज कितना था, तो पुरुष ज़्यादा थे, महिलाएं कम थी। ओके, हाँ, आगे चलते हैं और जानते हैं। हाँ, अब मुख्य पॉइंट जानते हैं जहां से आपके लिए सवाल पूछे जाते हैं। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चा? लिंगानुपात। क्या होता है लिंगानुपात? सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। बताइए कितना है एवरेज, औसत? औसत आपसे पूछेगा और सर्वाधिक पूछेगा और न्यूनतम पूछेगा। बताएं औसत। औसत है बेटा 943 तो वुमेन हैं, मतलब महिलाएं हैं, और 1000 क्या है? मेल हैं, पुरुष हैं। तो औसत जो अपने देश का जो सेक्स रेशियो है वो है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर हमारे देश में 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या आज भी क्या है? कम है अपने देश में। ओके, अब समझते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है और न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, और अपने उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, इस पर बात होगी। तो बताएं बेटा, सर्वाधिक वाला मुझे बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताएं। तो सेक्स रेशियो सर्वाधिक उसी राज्य का होगा जहां एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, लोगों को जागरूकता है, वो पुरुष और महिलाओं में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं करते, वहीं का तो हो सकता है सेक्स रेशियो बहुत अच्छा। तो ऐसा राज्य कौन सा है? आपके दिमाग पर तुरंत ही इमेज बन गई होगी कि ऐसा राज्य है सर केरला। केरला 100% साक्षरता दर किसकी है? वो केरला की है। तो केरला का बेटा 1000 से भी ज़्यादा है, 1084 है, 1084 प्रति 1000। ये अगर मेल हैं तो ये फीमेल हैं, 1084 फीमेल हैं 1000 पुरुषों पर। तो हमारा केरल राज्य एजुकेशन में भी नंबर 1 है, और एजुकेशन से ही आप लगा सकते हो कि सेक्स रेशियो भी इसका कुछ हद तक काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं, जहाँ अन्य राज्यों के लोग जाकर उनसे शादियां विवाह करते हैं, है ना। या यूँ कह सकते हो कि एक पुरुष के पास कुछ एक से ज़्यादा पत्नियों की संख्या आ सकती है ना। न्यूनतम बताएं, न्यूनतम सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का है, किस भारतीय राज्य का है? तो आपके दिमाग पर क्या कुछ इमेज बनी? तो वो राज्य अपना हरियाणा। हरियाणा आपके मस्तिष्क में जो इमेज बनी है उसका नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा के बेटा 877 प्रति 1000 मेल हैं, ये फीमेल हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गिरावट है, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है ना।
हरियाणा का कितना है 877 फीमेल हैं और 1000 मेल हैं। ओके, सेक्स रेशियो हमने समझ लिया अच्छे से। हाँ, कमेंट करो बेटा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। आप उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बताइए कमेंट में मुझे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है उत्तर प्रदेश का। आगे टॉपिक पे चलता हूँ मैं, जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश का मुझे बहुत तेजी से बताएं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति। तो मैं आपको जनसंख्या घनत्व बता रहा था। तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति। ये जो प्रति वर्ग किलोमीटर है, एक वर्ग किलोमीटर, यहाँ कितने लोग लगेंगे तो 382। अपना जो औसत पूरे भारत का एवरेज जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अपने पूरे भारत में एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो लोगों की संख्या है 382 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। ओके, अब यहाँ भी अब जानते हैं फैक्ट कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ओके, हाँ, तो बताओ बच्चा जल्दी से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बताइए। इसका अर्थ ये होगा कि क्षेत्रफल कम हो और व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ ही तो लोग होंगे, घने बसे लोग जिसे आप कह सकते हो। तो ये अपना कौन सा, बिहार, ये है बिहारी बाबू। बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और यहाँ पर 1106 व्यक्ति रहते हैं बेटा एक वर्ग किलोमीटर में। कितने पर्सन रहते हैं, 1106 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में बिहार राज्य में। ओके, न्यूनतम का बता दो मुझे तेजी से, न्यूनतम वाला बता दीजिए मुझे। सर्वाधिक हो गया न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो बताएं मुझे तेजी से, बताएं। तो न्यूनतम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग रहते हैं। ओके, यहाँ केवल रहते हैं 17 व्यक्ति। सोचने वाली बात है, दूर दूर तक आपको कोई गांव नहीं मिलेगा। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केवल और केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहीं पर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो सकता है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, सोचो जल्दी से आंसर दो। तो उसे तो सब लगा देंगे, वो है अपनी दिल्ली। हर गांव का, हर राज्य का कोई ना कोई दिल्ली में मिल ही जाएगा। और कितना है, 11,320 व्यक्ति, 11,320 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में। तो ये समझिए कि एक छोटे से मकान में 20-30 लोगों का परिवार रहता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 11,320 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। ओके, केंद्र शासित प्रदेश। अब यहीं न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए, यहीं पर न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो बताएं, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताएं जहां आप रहना नहीं चाहेंगे, बहुत ही कम लोग रहते हैं। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बताइए, तो वो है अपना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, और यहाँ रहते हैं बेटा 46 व्यक्ति केवल। कितने रखते हैं, 46 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में। ओके, तो हमने क्या समझा कि न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले हमने राज्य भी समझे। ओके, हाँ, उत्तर प्रदेश का बताएंगे, अपने उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाएगा पेपर में, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो बताएं जरा। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है
828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ रहते हैं? ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ओके, तो ये बातें आपको समझ आ रही हैं? अच्छे से समझ आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यही जनगणना की वीडियो होगी जहाँ में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी उसे बताएंगे। ओके, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो और पेट एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये घुट्टी जो हम बना रहे हैं उसके पीते रहें। धन्यवाद।